अब मैकेनिक्स में जो दूसरा फोर्स इन्वॉल्व होता है ना, वो टेंशन है। ठीक है, तो टेंशन क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, टेंशन के बारे में एक चीज़ बता दूं, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में। समझाता हूँ थोड़ा सा, ज़रा ध्यान देना। देखो, मान लो ये एक स्ट्रिंग है आपके पास। अब इस स्ट्रिंग के अंदर आप जानते हो मॉलिक्यूल से बनी है ये, या यूं कहो कि एटम से बनी है ये स्ट्रिंग, है ना। तो जब आप इसे एक तरफ से खींचोगे ऐसे करके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये थोड़ा दूर हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा। लेकिन आप तो जानते हो केमिस्ट्री सेज कि इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कोशिश करते हैं, वापस आने की। तो जो ये फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना वापस आने के लिए, उसे कहते हैं टेंशन। ओके, सो सिंपली टेंशन इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। और ये टेंशन तब एक्टिव हो जाता है, तब ये काम करता है जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, जब स्ट्रिंग को खींचा जाता है। अगर स्ट्रिंग में कोई खिंचाव नहीं है तो फिर ये टेंशन भी प्रेजेंट नहीं होगा। स्ट्रिंग में खिंचाव होगा तो टेंशन प्रेजेंट होगा, और अगर खिंचाव नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग को खींचा जाएगा ना, उस पॉइंट से अवे, यानी उस पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन होता है। ठीक है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, या आप इसे कैसे, जिधर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से अवे टेंशन लगता है। ठीक, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है ना, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग है जो लंबी नहीं हो रही, इनएक्सटेंसिबल है, तो उस स्ट्रिंग के साथ जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा ना, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ज़रा बात को समझो। ये देखो, ये स्ट्रिंग है, ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग बीच में लगी है जो इनएक्सटेंसिबल है, जो एक्सटेंसिबल नहीं है, जो जिसकी लेंथ नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो जब आप इस पे दो ऑब्जेक्ट्स बांधे हुए हैं, एक ही और एक ही, आपने इस पे फोर्स लगाया इधर, पता है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल सो का मतलब ये है कि स्ट्रिंग में किसी किस्म का कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा, तो जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वही इसकी भी एक्सेलरेशन होगी। और क्या होगी वो एक्सेलरेशन, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, F अपॉन टोटल मास इज m1 प्लस m2। तुम समझ गए। अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं हो रही तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन सेम आएगी, राइट ना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज़, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, उसमें मास नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ पे सरफेस पे, तो टेंशन हर जगह सेम रहेगी। जैसे अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है और इस स्ट्रिंग का मास है ही नहीं, मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर जगह पे सेम रहेगी। किसी भी पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे ऐसे लगेगी ना टेंशन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे लगेगी ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लगेगी, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लगेगी, लेकिन होगा हर जगह पे सेम। क्लियर ना। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस है मगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, समझना, मासलेस है स्ट्रिंग, देयर इज़ नो मास, मगर यहाँ पे टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग और पुली के बीच में टेंशन है, ये फ्रिक्शन है। समझ लो बात को, स्ट्रिंग का मास नहीं है मगर पुली और इस स्ट्रिंग के बीच का टेंशन है, फ्रिक्शन है कुछ, तो टेंशन अलग अलग होगी। टेंशन हर जगह पे अलग अलग होगी, टेंशन सेम नहीं होने वाली। ठीक है, अगर स्ट्रिंग का मास है नहीं है और फ्रिक्शन है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। अच्छा, जब जब हम बोलते हैं ना मासलेस स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है वेरी लाइट स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिसका मास ना के बराबर है, लगभग ज़ीरो है। और अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं है, स्ट्रिंग में कुछ मास है, ठीक है, अलग अलग मास है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टेंशन होगा। और वो टेंशन उस केस में डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे। समझ गए ना, मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसका मास नेग्लिजिबल नहीं है, तो उसमें टेंशन भी अलग अलग होगा और वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। अच्छा ठीक, अब देखो, अगर डायरेक्टली फोर्स लगाया जाएगा ना स्ट्रिंग पे, जैसे इस आदमी को देखो, रामलाल को देखो, रामलाल ने फोर्स लगाया है इस स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे इसने पकड़ रखा है ना, इसे थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे इसने पकड़ रखा है, ओह सॉरी, यहाँ पे इसने पकड़ रखा है ना स्ट्रिंग को। तो जिस पॉइंट पे इसने पकड़ा, इसने इधर लगाया फोर्स F, बेटा इस पॉइंट पे टेंशन भी इसी फोर्स के बराबर होगी।
ठीक है। जिस पॉइंट पे खींचा जाता है ना स्ट्रिंग को, फोर्स लगाया जाता है, उस पॉइंट पर टेंशन और फोर्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो जिस पॉइंट पे आप मान लो किसी रस्सी को खींच रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आपने रस्सी को पकड़ के खींचा, उस पॉइंट पे टेंशन आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। इस बात को समझो, ठीक है। तो मैंने कहा वैसे, ओके ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर एक चीज़ बतानी है कि टेंशन रोप में सेम कब रहता है, यूजुअली जब रोप आइडियल हो, आइडियल मतलब मासलेस हो, और अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा तब भी टेंशन क्या है, सेम, ठीक है। तो टेंशन से आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हो, पुश थोड़ी कर सकते हो। टेंशन पुल करता है, नॉर्मल क्या करता है, पुश। टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे कैसे ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स होता है, इस पर बातचीत होगी आपके साथ। और जब कोई स्ट्रिंग स्लैग कर जाती है ना, स्ट्रिंग तब स्लैग करती है जब टेंशन उसमें ज़ीरो हो। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है और उसमें टेंशन क्या है, ज़ीरो, तो ये ऐसे नहीं रहेगी, ये इस तरह से स्लैग हो जाएगी फिर, ठीक। अगर इसमें टेंशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी तो, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? सिंपल। चलो अब इस पे बात करते हैं कि टेंशन एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट द टेंशन। तो सबसे फेमस जो है ना इसमें क्वेश्चन, वो है एटवुड्स मशीन वाला सवाल। एटवुड्स मशीन इस तरह का होता है, ठीक। मतलब एक पुली और साइड पे दो मासेस ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, तुम चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ज़रा मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूँ इसकी क्या है। इस मास को देखो, इसमें एक नीचे लग रहा होगा M2G, ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा। क्योंकि M2 मैंने माना है थोड़ा सा भारी है M1 से, तो ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ, है ना। और ये जो मास है M1, इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ टेंशन T और एक्सेलरेशन ऊपर। अब बेटा ज़रा इसकी इक्वेशन लिखो M2 की। M2A यानी नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है, नेट फोर्स कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो उस तरफ जो फोर्स है M2G माइनस ऑपोजिट में जो टेंशन है T, है ना। और इसमें बताओ मुझे, M1G का लग रहा है नीचे, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो M1A, ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन T माइनस नीचे की तरफ M1G, इन दोनों को ऐड किया तो ये आई एक्सेलरेशन सिस्टम की। और अगर टेंशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन को एक इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इस सवाल में आपको एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की वैल्यू याद रखनी है, बस इतना जानना है मुझे और कुछ भी नहीं। अच्छा ज़रा गौर करो इस चीज़ पे, मैंने तुम्हें बोला था ना एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, इफ़ यू रिमेंबर, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन नेट मास M1 प्लस M2। कौन सा फोर्स है जो उस सिस्टम को चलाने की कोशिश करता है, सर M2G। M2G जब नीचे चलता है, नीचे की तरफ लगता है ना, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो सर ड्राइविंग फोर्स इस सिस्टम का M2G है माइनस। सोचो जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो तुमको नहीं लगता M1G अपोज करेगा, नीचे लग रहा है ना वो, M1 ऊपर जाने की कोशिश करेगा, M1G नीचे खींचेगा कि भाई साहब ऊपर कहाँ जा रहे हो, तो ये रेजिस्टिव है ना, तो M1G अपॉन आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। यही तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और टेंशन जो होगा वो होगा बराबर 2 टाइम्स M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। दोनों इक्वेशन याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेशंस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इफ़ यू विश यू कैन जस्ट रीड देम आउट, मे बी दे आर, है ना, मुझे कॉमन पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अब देखना है तो देख लो, ठीक है। और समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन देम, देयर इज़ नो इशू विद इट। ओके, ये जो एटवुड्स मशीन में मैंने बोला, एटवुड्स मशीन में एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स, यानी वही ड्राइविंग माइनस रेजिस्टिव डिवाइडेड बाय नेट मास टू बी पुल्ड, यानी टोटल मास जो है वो लिखना है, ठीक। लेट इट बी, ये तो हमने पढ़ा। अभी टेंशन भी कैसे निकालते हैं वो भी हमने पढ़ा, ठीक, छोड़ो अभी। अच्छा ज़रा चलते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन पे आते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन करी जाती है वगैरह, उस पर आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए मेरे को, ठीक है। अच्छा चलो ठीक, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2M, ठीक है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M, ठीक है। हमें यहाँ पे टेंशन T1 दी गई है, यहाँ पे T2, अब स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी T2 ही टेंशन आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताना है, पहले एक्सेलरेशन निकालो, कौन सा फोर्स है जो नीचे खींचेगा,
इस पे जो फोर्स लग रहा है ना वो है 2mg, और इस पे जो फोर्स लग रहा है ना वो है mg है ना। तो तुमको नहीं लगता ये दोनों मिल के इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींचेंगे, और जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो इसे mg खींचेगा नीचे। ये रेजिस्टिव है और ये दोनों ड्राइविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2mg प्लस mg, ये तो ड्राइविंग है, माइनस हो गया mg जो मोशन को अपोज कर रहा है, डिवाइड बाई टोटल 2m प्लस m। तो एक्सेलरेशन आएगी 3mg यानी 2mg अपॉन 2m प्लस 1 3m प्लस 4m आ जाएगा ना, ये m और m कैंसिल, तो ये g/2 आ जाएगा। ठीक, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2m की एबिडी बनाओ। इस 2m पे एक फोर्स नीचे लगेगा 2mg, ठीक, ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन T1 और ये नीचे जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे। इक्वेशन लिखो, नेट फोर्स इज 2m इंटू एक्सेलरेशन 2ma, ठीक है। डाउनवर्ड जिधर ये जा रहा है उधर की तरफ लगने वाला फोर्स 2mg माइनस टेंशन T1, तो 2m एक्सेलरेशन के बदले g/2, 2mg माइनस T1, ये 2 और 2 कैंसल, ये बन जाएगा T1 इज इक्वल टू m इंटू जी। आ रहा है समझ, ठीक है। अब इसका एबिडी बना सकते हो, ठीक है, इसका एबिडी बनाओ। ये m है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T2, एक्सेलरेशन तो ऊपर की ही तरफ है, तो ये आएगा m इंटू ए, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला T2 माइनस m इंटू जी, तो ये बन जाएगा mg/2, दैट इज T2 माइनस m इंटू जी, जिसका मतलब है T2 की वैल्यू आ जाएगी 3mg/2। क्लियर हो रहा है ना, ठीक, सीधी सी बात है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2-3 सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है, इस पे फिर हम क्वेश्चंस लेंगे जो मैंने लाए हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इस पे। जैसे मान लो अगर मैं बताऊं तुमको, एक ऑब्जेक्ट इधर है, इसका मास है m, ठीक, एक ऑब्जेक्ट इधर है, इसका मास है 2m, एक ऑब्जेक्ट इधर है, इसका मास है 3m, ठीक, और इधर एक फोर्स लग रहा है F जो कि है 600 न्यूटन। अब यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, ठीक है, हमें बताना है T1 T2 की वैल्यू। अब ज़रा एक काम करते हैं, मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगी। नेट फोर्स क्या लग रहा है 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है m प्लस 2m प्लस 3m, ये आएगा ना 600 डिवाइडेड बाई 6m, तो ये आएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 600 नहीं 100/m है ना, ठीक, ये आ गई एक्सेलरेशन आपके पास, फोर्स अपन नेट मास, सही बात है, ठीक। अच्छा पहले ना एक काम करो, अब पहले इसका एबिडी बनाओ m वाले का, ठीक, इधर लग रहा है टेंशन T2, इधर ही एक्सेलरेशन a, और कोई फोर्स है ना, T2 किसके बराबर आएगा m इंटू ए के बदले 100/m, तो T2 की वैल्यू आएगी 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा यहाँ T2 बताओ मुझे, तो आप बनाएंगे इस 3m का एबिडी बनाओ, छोड़ो, यहाँ लग रहा है फोर्स 600 न्यूटन, ठीक है, इधर की तरफ होगा टेंशन T1 और ये जा रहा है ना इधर, तो 3m इंटू ए, जिधर ये जा रहा है उधर वाला फोर्स माइनस अपोजिट वाला, तो T1 लिख सकता हूँ 600 माइनस 3ma, T1 को लिख सकता हूँ मैं 600 माइनस 3ma के बदले 100/m, m और m काटा, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मुझे बताइए, यहाँ पे 3 सिस्टम्स दिए गए हैं, ये और ये। हमसे पूछा है ABC, इसमें एक्सेलरेशन पहले वाले सिस्टम में A1 है, दूसरे वाले में A2, तीसरे वाले में A3। आपको A1 A2 A3 की वैल्यू बतानी है। मुझे बता सकते हो A1, पहले इस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें जो फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है वो यहाँ पे क्या है 2mg, जिसकी वजह से मतलब सिस्टम ड्राइव कर रहा है, माइनस जब ही ऊपर जाएगा तो इस पे लगेगा नीचे एक फोर्स mg जो अपोज करने की कोशिश करेगा, डिवाइड बाई टोटल मास इज m, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g आएगी। अब दूसरे वाले में देखना, यहाँ अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इधर की तरफ लग रहा है 2mg है ना, इधर की तरफ लग रहा है m इंटू जी, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, तो ये ड्राइविंग है, समझ आ रही है बात, 2mg माइनस जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ लगेगा mg जो रोकने की कोशिश करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज m प्लस 2m, यह आ जाएगा mg/3
3m, ठीक है, यानी g/3। तीसरे वाले में देखो, यहाँ पे तीसरे वाले को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, थोड़ा सा बनाते हैं तीसरे वाले को। इधर एक फोर्स लग रहा है m, इधर एक m यहाँ है, और यहाँ की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, है ना। इस पे एक और फोर्स लगेगा mg, तो ये दोनों मिल के ऑब्जेक्ट को नीचे घसीटेंगे। जब ये ऊपर जाएगा ना तो नीचे mg लगेगा जो रोकने की कोशिश करेगा। तो एक्सेलरेशन a3 अगर मैं लिखूँ, दैट इज़ 2mg माइनस mg अपॉन नेट मास इज mg 2mg, और वो है ना m और m 2m, तो a3 एक्सेलरेशन इज mg/2m, तो a3 एक्सेलरेशन इज g/3, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा मैंने सोचा प्रैक्टिस करवा देते हैं इस पे एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इस सवाल में आ जाओ। एक्सेलरेशन मुझे बताओ कितनी आएगी, कौन सा फोर्स है जो खींचने की कोशिश करता है डाउनवर्ड, ये m2, माइनस कौन सा रोकने की कोशिश करता है। जब ये आगे जाएगा ना, पीछे फ्रिक्शन रोक लेती, लेकिन फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना इधर, तो रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन इज m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका एबीडी बना हुआ है, इसका एबीडी टेंशन निकालो, इसमें टेंशन निकालो, इसकी इक्वेशन लिखो, m2a नेट फोर्स, ये कहाँ जा रहा है नीचे, तो उधर की तरफ लगने वाला फोर्स m2g माइनस अपोजिट में t की वैल्यू आ जाएगी m2g माइनस m2a, ठीक है, m2g माइनस m2, और ये है ना m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो थोड़ा m1 m2g आ जाएगा माइनस ना प्लस m2 स्क्वायर g माइनस ये भी आ जाएगा m2 स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2, ये और ये काटा, तो t की वैल्यू आ रही है m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर तक। अब यहाँ देखो, ये वाला केस जो है ये भी अहम है। अब इसमें देखो, इसमें हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी, कौन सा फोर्स है जो खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है m1g साइन थीटा, माइनस जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला फोर्स अपोज करेगा m2g, है ना, डिवाइडेड बाय नेट मास इज m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन एबीडी बनाओ, इसका एबीडी क्या आएगा, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, t की वैल्यू आ जाएगी m2a माइनस ना प्लस m2g, t की वैल्यू आ जाएगी m2, a की वैल्यू लगा लेते हैं m1g साइन थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, सही, प्लस m2g। तो अगर मैं लिखूँ, इसे मैं लिखूँगा m2 m1 g साइन थीटा माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी ओवर m1 प्लस m2। मुझे लगता है तुम्हें ये आ रहा होगा सॉल्व करना, है ना। ये और ये काटेगा, ये बनेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा m1 m2g, और ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर, ठीक। ज़रा इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। इस वाले सिस्टम में टेंशन निकालनी है बीच में। एक्सेलरेशन बताओ ज़रा मुझे, फोर्स क्या है F अपॉन नेट मास क्या होगा m1 प्लस m2। इसका एबीडी बनाओ ज़रा, ये है ना m2, इधर की तरफ t, इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन। आपको नहीं लगता t आ जाएगा बराबर m2a, m2a की वैल्यू है F अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, बस इतना ही, ठीक है। फिर शॉर्टकट बताऊँ, पक्का, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है ना, देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना सारे, तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालने का तरीका, मास दैट इज़ टू बी पुल्ड, कौन सा मास है जिसे खींचा जा रहा है, ये वाला, डिवाइड बाय टोटल इनटू फोर्स। यहाँ बता सकते हो मुझे डायरेक्टली इस पॉइंट पे कौन सा मास है जिसे खींचा जा रहा है, दोनों को, इधर जा रहा है ना, इस पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों मास को एक साइड घसीटा जा रहा है, तो m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m3 इंटू जी, ठीक है।
और इस पॉइंट पे टेंशन देखना, इस पॉइंट पे किस मास को घसीटा जा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको घसीटा जा रहा है m3 अपॉन m1 प्लस m3 इंटू जी। ठीक, अब इसमें देखो टेंशन कैसे निकालते हैं। ये वर्टिकल सिस्टम है ना, अभी हम हॉरिजॉन्टल देख रहे थे। इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है ना, देखो T1 इज इक्वल टू, देखो कैसे, इस पॉइंट पे देखो कौन सा मास लटका हुआ है, m1 है, खिंचाव किस मास का है इस पॉइंट पे, इंटू जी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो किसका खिंचाव है, दोनों का ना, इस पॉइंट पे तो दोनों लटके हुए हैं, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। इस पॉइंट पे देखो तीनों हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। आ रहा है समझ? अच्छा, अब देखो ये ऊपर जा रहा है ना, इस पॉइंट पे क्या कौन सा मास लटका हुआ है, ये तो m1 आ जाएगा, और चूंकि ये ऊपर जा रहा है यहाँ एक्सेलरेशन आती है g प्लस ए। ये देखो ये इसमें दोनों लटके हुए हैं ना, m1 प्लस m2, और यहाँ लिखना पड़ेगा g प्लस ए, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, पहले भी बताया था नॉर्मल के केस में। यहाँ टेंशन आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी प्लस ए। ठीक है, इस केस में ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे आएगी टेंशन m1, इस पॉइंट पे एक ही मास लटका हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या, g माइनस ए। इस पॉइंट पे T2 इज m1 प्लस m2, दोनों लटके हुए हैं, g माइनस ए। इस पॉइंट पे देखो T3 m1 प्लस m2 प्लस m3 g माइनस ए। तुम्हें शायद समझ आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ और क्वेश्चंस नहीं है, लेके आता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करें। ये रहा क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे इसको? मुझे लगता है आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ आपको कि ज़रा इसमें बताओ मुझे, यहाँ की तरफ लग रहा होगा 2mg साइन थीटा 37 है ना, और यहाँ लग रहा होगा 2mg कॉस 37 है ना। ठीक, यहाँ लग रहा होगा 4mg कॉस 53, और इधर लगता है 4mg साइन 53। ठीक है, इधर की तरफ टेंशन T, इधर की तरफ टेंशन T, सिस्टम जाएगा ऐसे एक्सेलरेशन ऊपर। तो जो फोर्स नीचे लेके जा रहा है वो ये है 4mg साइन 53 माइनस, और ये रेजिस्ट करेगा क्योंकि जब भी ब्लॉक ऊपर जाएगा ये रोकने की कोशिश करेगा, डिवाइडेड बाय नेट मास दैट इज 4m प्लस 2m यानी 6m। ये आएगा 4mg और ये आएगा 3/5 है ना, माइनस इट विल बी 2mg, और दिस इज 3/5 अगेन, डिवाइड बाय 6m, m कट जाएगा, और यहाँ पे ये जो आएगा 4 2 4 3 are 12 माइनस 6 यानी 6/5 g, और डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब वो बन जाएगा g/5 है ना। अब इसका एबीडी बनाओ, दोनों में से एक का, चलो इसका बनाओ। इस पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना एबीडी क्या बनाना ए। ठीक है, ऊपर की तरफ लगेगा इस पे फोर्स 2ma है ना, नेट मतलब 2ma, टेंशन माइनस 2mg साइन 37, 2ma के बदले g/5, t माइनस 2mg साइन 37 मीन्स 3/5। ओके, तो दिस इज 2mg अपॉन 5 प्लस 3 2 6mg अपॉन 5 दैट इज t, तो 11mg अपॉन 5, अनटिल एंड अनलेस हमने कैलकुलेशन गलत नहीं करी है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल लेके आ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ज़रा अटेम्प्ट करिए इसे, मुझे लगता है कैन डू इट इजीली। ओके, सी इधर की तरफ लगेगा एक 3g यानी 30, इधर के लगेगा 2g यानी 20। ओके, इसका लगेगा 1g यानी 10। ठीक, अच्छा ये चूंकि भारी है तो ये सिस्टम नीचे जाएगा, तो ये फोर्स होगा जो सिस्टम को ड्राइव कर रहा है 30, माइनस जैसे ये आगे जाएगा ना तो पीछे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अब ये जैसे ऊपर जाएगा तो नीचे रोकने वाला एक फोर्स है, तो रेजिस्टिव 20, 2 + 1 + 3। ठीक है, ये बनेगा 10 नहीं 20 अपॉन 6। ओके, तो ये आएगा 10/3, तो एक्सेलरेशन इज 10/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेंशन T1 मान लो, यहाँ पे टेंशन T2 मान लो। ठीक है,
अब 3 kg का FBD बनाओ ज़रा। ये नहीं आएगा 3A नेट फोर्स, नीचे की तरफ 30 माइनस ऊपर की तरफ T1 3, ये आ जाएगा 10/3, 30 माइनस T1, ठीक। तो ये आ जाएगा 30, 3 कैंसिल तो 10, 30 माइनस T1 शायद सही है, T1 इज़ 20, कैलकुलेशन एरर नहीं हो रहा ना, ठीक है। अच्छा T2 पे लिखो ज़रा, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे 2A T2 माइनस 20, तो 2 टाइम्स A की वैल्यू है 10/3 T2 माइनस 20, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 20/2 3 T2 माइनस 20, तो T2 की वैल्यू आएगी 20/3 प्लस 20, यानी आएगा 60 + 2 80/3 न्यूटन, ठीक है, ओके। अच्छा जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट सेज़ दैट हमें स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में टेंशन निकालना है। मतलब मैं बताता हूँ, ये है ना यहाँ पे स्ट्रिंग ए, ठीक है, और ये है यहाँ पे स्ट्रिंग बी, इन दोनों में हमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में हमें टेंशन की वैल्यू करनी है कैलकुलेट, कितना आएगा टेंशन वो करना है कैलकुलेट। ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से सुनिएगा। थोड़ा बड़ा करते हैं, सेकंड, ठीक है ना, ओके। तो बेटा मान लो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड रुक जाओ, ठीक है रहने देते हैं, इसे डायरेक्टली करते हैं सॉल्व हम लोग। जैसे भी देखो, एक तरीका तो ये रहेगा कि हम इसके पे ग्रेविटी, इस पे फोर्स देखें, तो एक तो 30G इधर आएगा है ना, और अगर देखा जाए तो इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन TB, और इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ मान लेते हैं टेंशन TA, ठीक है। अगर वो एंगल 37 है तो आपको शायद अंदाज़ा लग रहा होगा ये भी 37 ही होगा। इधर आएगा एक कंपोनेंट टेंशन का TB cos 37, और इधर आएगा एक कंपोनेंट TB sin 37। आई गेस तुमको आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बैलेंस करने चाहिए, तो इसका मतलब है TB sin 37 मस्ट बैलेंस 30G यानी 300, तो TB sin 37 इज़ 3/5, दैट मस्ट बैलेंस 300। तो यहाँ पे टेंशन इन बी वाली स्ट्रिंग कम्स आउट टू बी 500 न्यूटन, और ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब है TA शुड बैलेंस TB cos 37, तो TA की वैल्यू आनी चाहिए, TB इज़ 500, cos 37 इज़ 4/5, तो यू शुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 400 न्यूटन, ठीक है ना, ओके। ये हमने सिंपल जो है ना इक्वेशन लगाकर सॉल्व किया। बट यू नो वन थिंग, वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल यूजिंग लेमीज़ थ्योरम ऑल्सो। हम इसी एग्जाम्पल को लेमीज़ थ्योरम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसे दोबारा कर सकें इस क्वेश्चन को, बट हम इस बार ही करेंगे इसे यूजिंग लेमीज़ थ्योरम। हम लेमीज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ही देख लो। अब मैं कह रहा हूँ मैं इसी सवाल को यूज़ कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग लेमीज़ थ्योरम। पहले तो समझो लेमीज़ थ्योरम क्या है, इसी एक सवाल में आपको समझ आएगा, अलग से नहीं समझाएंगे। इस पॉइंट को कंसिडर कर लो, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है, ठीक। एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, ध्यान से देखिएगा, और एक वाली स्ट्रिंग जो है ना वो इधर है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो है ना 30G। अच्छा यहाँ वाली टेंशन इज़ डायरेक्टली इक्वल टू 30G, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी 300 आएगा वो डायरेक्टली। शायद तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो टेंशन आएगा वो डायरेक्टली 300 न्यूटन आएगा। अच्छा देख लो ज़रा, ये एंगल यहाँ पे 37 है ना, जाहिर सी बात है, ये 37 है तो ये भी तो 37 ही होगा ना, ठीक, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताइए इसमें जो टेंशन था व्हाट वाज दैट TB, इसमें जो टेंशन था व्हाट वाज दैट TA, ठीक, ओके राइट। नाउ दिस इज़ 37, तो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 53 डिग्री। काम करते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं, रुक जाओ इसको ऐसे सोचते हैं, ये एंगल क्या है 180 माइनस 37, ये कितना है 90, और ये भी कितना है 90। ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है, ये लेमीज़ थ्योरम कहता है पहले आप इसकी वैल्यू लिखो, TA की वैल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्स कौन कौन सा है, TB और 300, उनके बीच का एंगल लिखो, वो क्या है 90 + 37, ठीक है। अब आप लिखो ये TB आपने लिखा, डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू कौन से हैं, ये दोनों एंगल लिखो ना, टी सी नहीं 300, अब लिखो तीसरा फोर्स 300 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस दैट इज़ 180 माइनस 37। तो अगर मैं टी ए की वैल्यू लिखूँ ऐसे ही डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37 दैट इज़ कॉस 37 इजेंट टी बी साइन 90 तो 1 है 300 साइन ऑफ 180 माइनस 37 दैट इज़ बीटा जी साइन 37। अब एक काम करो, इसे और इसे इक्वेट कर दो, इन दोनों को क्या मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको मिलेगा टी बी इज़ 300 बाई साइन 37 इज़ 3/5, तो आ गया ना 500 न्यूटन। ठीक है, अब एक काम करो, अब पहले इसे और इसे इक्वेट कर दो, दोनों को, पहले और आखिरी को। टी बाई कॉस 37 इज़ इक्वल टू 300 बाई साइन 37। तो क्या तुम्हें अंदाज़ा लग रहा है, यहाँ पे ये आएगा 4/5 इज़ इक्वल टू, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 4/5 ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा ये 300 अपॉन ये आ जाएगा 3/5, 5 और 5 कटेगा, 3 1 और 300 और, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। ये तो हमने सेम निकाला था ना अभी अभी ऊपर वाले सवाल में भी। ठीक, अच्छा अब इस सवाल को ना मैं आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, ठीक है, या फिर चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे जो टेंशन मान लेते हैं वो मान लेते हैं T1, ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन मान लेते हैं वो मान लेते हैं T2, है ना, और यहाँ पे जो टेंशन मान लेते हैं वो मान लेते हैं T3, यहाँ पे जो टेंशन है वो मान लेते हैं T4। ओके, ज़रा इस T3 को स्प्लिट करो जल्दी, यहाँ से क्या निकलेगा T3 cos 37 और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा T3 37 कहाँ 30, T3 sin 30, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे बैलेंसिंग की बात आती है ना, तो आप इसे और इसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, और फिर वहाँ वो दोनों को बैलेंस करने के बाद अब आप इसे और इसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक। इन द सिमिलर पैटर्न इसको 45 मानो, ठीक है, और फिर इस T1 को स्प्लिट करो, इसे भी 45 ही मान लो, 37 है, सॉरी ये भी 37 होगा, ठीक है, तो इस T2 को भी स्प्लिट कर दो, ठीक है, उसके बाद राइट डाउन द इक्वेशंस एंड सॉल्व दिस, ठीक। ये मुझे लगता है आपको आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, ये सवाल भी वैसे ऐसे ही है नॉर्मली, तुम चाहो तो लेमीज़ थ्योरम से कर सकते हो या डायरेक्टली। एक काम करो, यहाँ टेंशन मान लो T1, यहाँ टेंशन मान लो T2। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल को क्या मान सकते हैं 90, इस एंगल को क्या मान सकते हैं 90, ये एंगल कितना है 53 और ये वाला एंगल कितना है 37। तो बस मैं लेमीज़ थ्योरम से करूँगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो होगा 400 न्यूटन, है ना, ठीक। तो अब बताओ इस पॉइंट पे देखो, एक टेंशन फोर्स इधर है T1, एक टेंशन फोर्स है इधर है T2 और एक इधर है, लेकिन वो क्लियर है, वो 400 न्यूटन है ना। अब तुम जानते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं ये एंगल कितना है यहाँ पे जो तुमने ऊपर लिखा, तो तुम बोलोगे 37, ये कितना है 90, ये कितना है 53, ये कितना है 90, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी मुझे बताइए ये एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये 90 है, क्योंकि 53 37 90 और ये भी 90 हो गया 180 टोटल में, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, T1 और बाकी दो के बीच का एंगल, दैट इज़ 90 प्लस 37 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T2 और बाकी दोनों के बीच का एंगल जो है वो साइन 90 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा 400 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, वो भी क्या है 90, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं T1 और T2 की वैल्यू को, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ये एक आदमी है, इसने क्या करा है ना, इसने एक मांस को अपने हैंड में होल्ड कर रखा है, ठीक है, ऐसे रस्सी के सहारे मांस को बांधा है और उसे लटका दिया है नीचे। हमें बताना है आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। सवाल लिख लेता हूँ मैं, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग। नॉर्मल रिएक्शन और स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। ज़रा यहाँ पे एक काम करो, आदमी की एफबीडी बनाओ, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दैट मैन जो वहाँ पे बैठा हुआ है। उस आदमी की एफबीडी बनेगी कुछ इस तरह से, सुनना।
इसमें सबसे पहले आदमी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, एक फोर्स आदमी के नीचे की तरफ लगेगा वो होगा 60, और जिस रस्सी को इस आदमी ने पकड़ के रखा उसमें भी एक टेंशन डेवलप होगा T। ठीक है, तो अब मुझे बताइए आप यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ टेंशन T नीचे की तरफ प्लस 60G नीचे की तरफ इज इक्वल टू नॉर्मल अपवर्ड्स, तो T प्लस 600 इज इक्वल आ जाएगा क्या, नॉर्मल। अगर तुम यहाँ टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा वो 20G है ना, यानी 200, तो इसे मैं 200 कर देता हूँ प्लस 600 इज इक्वल टू नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ आ जाएगा 800 न्यूटन। क्लियर है ना, नॉर्मल आ जाएगा 800 न्यूटन। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेके आता। हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पे ये वाला ना सवाल, ही बड़ा अच्छा सवाल है। इसे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक, और देखना है नॉर्मल रिएक्शन जो आदमी पे लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, दोनों सारी चीज़ें बतानी है हमें। अगर हम इसका FBD बना लें थोड़ा सा, इफ़ वी ड्रॉ आउट द FBD ऑफ दैट होल सिस्टम, तो किस तरह से बनेगा। पहले यहाँ पे आदमी का FBD बना लेते हैं, सेकंड एक आदमी ले लेते हैं, इस आदमी का FBD बनाते हैं, ये जो आदमी यहाँ पे है। देखो, एक तो इस पे लगेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है ना, दूसरा इस आदमी पे लगेगा M/G, तीसरा ये जिस रस्सी को पकड़ रहा है ना यहाँ पे, उस रस्सी के अंदर यहाँ टेंशन होगा T। तो मुझे बताया जाए ज़रा, ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है प्लस टेंशन T लिख सकते हो, या फोर्स F लिख दो, क्योंकि ये लगा रहा है ना फोर्स F इस पे 500। देखो क्या हो रहा है ना, रस्सी पर आदमी लगा रहा है फोर्स F, और आदमी रस्सी पे आदमी लगा रहा है फोर्स F, रस्सी भी आदमी पर फोर्स लगा रही है F, है ना। हम किसकी FBD बना रहे हैं, आदमी की ना। तो मुझे बताओ आदमी पर लगने वाला फोर्स लिखना है ना, तो यहाँ पे रस्सी लगा रही है आदमी पे फोर्स F अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉर्मल प्लस F इज़ बेसिकली इक्वल टू mg। नॉर्मल प्लस F दिया गया है हमें 500, आदमी का वेट गिवन है तो 600, यानी 60 kg है, यानी 600, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पे 100 न्यूटन। चलिए, पहले पार्ट का तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट पे चलते हैं। मुझे बताइए, अगर आप दूसरे पार्ट में FBD बनाएंगे उसकी, ठीक है, दूसरे पार्ट में FBD बनाएंगे 20 kg वाले की, तो सबसे पहले लगने वाला फोर्स इज 20G, यानी 200 डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन लग रहा है T, और चूँकि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू A, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स T माइनस 200, 20 इंटू A, T की वैल्यू तो हमने निकाली ना यहाँ पे। अगर T देखा जाए तो T कितना है, देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है इसमें, 500 न्यूटन, तो यही टेंशन का काम करेगा। तो मैंने शायद बोला था कि अगर ये स्ट्रिंग होगी ना और स्ट्रिंग के फ्री एंड पे फोर्स लगाया जाएगा, जो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होती है वही यहाँ पे टेंशन होगा। तो यहाँ पे टेंशन 500 न्यूटन ही होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, 500 न्यूटन ही होगा। ठीक, तो टेंशन को 500 ले लेते हैं माइनस 200, तो एक्सेलरेशन विल बी सीधा इक्वल टू 500 में से 200 300 डिवाइडेड बाई 20, तो एक्सेलरेशन इस सीधी सी बात है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला सवाल देखो, कुछ 1-2 सवाल और हैं सिंपल वाले। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर, और उसमें एक मास लगा हुआ है, बेसिकली एक स्फीयर है जो लटका हुआ है ना, रेडियस 25 मीटर और उसका मास 1 kg है स्फीयर का, है ना। उसे एक स्ट्रिंग से बांधा गया है, उसका नेग्लिजिबल लेंथ है, नेग्लिजिबल मास है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 सेंटीमीटर। आपको टेंशन बतानी है कितनी होगी। ज़रा इस डायग्राम में थोड़ा क्लियर कट थोड़ा चीज़ों को समझो, अगर मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ तो। चलिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ओके। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये भी थीटा ही होगा फिर। तो अगर यहाँ पे टेंशन T मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या टेंशन होगा, T cos थीटा, और यहाँ क्या होगा T, जी सही पहचाने हैं, T sin थीटा। ठीक है, अच्छा, इस ट्रायंगल में पहले मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी।
साइन थीटा आएगा सर जिस हिसाब से आपने बनाया है साइन थीटा भी, ये वाला साइड ये आर है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी एल। तो सर साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप याद रखो 5/8 होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ मुझे इसका मास किधर होगा, mg है ना, और चूँकि इस पर लगेगा एक नॉर्मल इधर की तरफ, तो ज़रा मुझे बताओ टी साइन थीटा किसके बराबर आएगा। टी साइन थीटा इधर नॉर्मल, तो टी साइन थीटा नॉर्मल के बराबर। टी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/8 दैट इज़ नॉर्मल, है ना। तो 5t/8 इज़ बेसिकली नॉर्मल। चलिए इसे याद रखते हैं। और टी कॉस थीटा किसके बराबर है, mg, साफ दिख रहा है ना, टी कॉस थीटा बराबर mg, है ना। तो टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, mg/cos थीटा, mg/cos थीटा, है ना। इसे ऐसे लिख सकता हूँ, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, ठीक, शायद यही है ना। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज, मास ऑफ दिस अफेयर इज 1 kg, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। तो 1 × 10। और रही बात कॉस थीटा की, कॉस थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा, या 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टी की वैल्यू आएगी 10/1 - साइन की वैल्यू आ गई ना अपने पास शायद यहाँ पे 5/8, हाँ जी। तो 1 - 5/8, 1 - 5/8 का स्क्वायर, ठीक। इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो, टेंशन की वैल्यू तुम सॉल्व करो। मुझे तो आया है कुछ 80/√39, तुम देख लेना सही है कि नहीं, जो कि 12.8 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे मिला है, ठीक। चलिए बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो दिस इज़ अगेन यूर होमवर्क, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, इसको करते हैं जल्दी में। देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, सोच के देखो, इन तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0। तो r वेक्टर प्लस t वेक्टर प्लस w वेक्टर दैट शुड बी 0। पहला तो स्टेटमेंट सही है, अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में सवाल में लिखा है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला सही है ना। दूसरे पे आते हैं, मुझे बताओ एक चीज़, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ इस डायग्राम में, मुझे बताइए इसका और इसका अगर मैं ऐड करूँगा तो इधर से आएगा, है ना, और वो आ जाएगा r² + w², है ना। ये r² + w² जो है ना, इससे इस टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टेंशन ही बेसिकली √r² + w² के बराबर है, तो दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप कि भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एंड रिजल्टेंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड टेंशन के बराबर है, जबकि हमने अभी भी पढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता, ये इक्वेशन तो असल में ये है, ठीक है ना। तो ये गलत है तीसरा, हमसे पूछा था विच इज़ रॉन्ग, तो यही वाला रॉन्ग है, ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया गया है, इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक B, इस ब्लॉक B का मास कितना है इफ़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। A का मास दिया गया है 15 किलो, ठीक है। अब मुझे बताओ ज़रा इस डायग्राम पे थोड़ा गौर करो, मुझे बताओ यहाँ एक मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसमें टेंशन T मान लेते हैं, तो T सेम स्ट्रिंग है, इसमें भी T, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा T। अब देखो यहाँ टेंशन T है, ये इसके साथ यहाँ से बंधी है, यहाँ से बंधी है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T/2, और बेटा जी यहाँ पे भी टेंशन होगा T/2, है ना, और इसका एक फोर्स लगेगा नीचे mb × g, ठीक है। अच्छा इसका तो फोर्स लगेगा नीचे 15g, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे T/2 बराबर mb/g, T/2 बराबर mb × g। अब सवाल है ना T की वैल्यू क्या आएगी, तो सोच के देखो इस केस में T की वैल्यू, इस ब्लॉक की एबीडी बनाओ, कौन कौन सा टेंशन लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर T + T/2 3 लग रहे हैं ना, = 15g। यहाँ से T की वैल्यू मैंने निकाली 60, तो वो 60 इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, 60/2 इज़ mb/g, ठीक है। तो यहाँ से मुझे निकलेगा मास ऑफ द बॉडी इज़ 3 kg, ख़त्म सवाल, ठीक है। ऑन द सिमिलर फुटिंग्स मैं आपको एक सवाल एज होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसे करेंगे, ठीक। अच्छा सी
अभी ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो मैं वेरिएबल टेंशन वाला क्वेश्चन अलग लेक्चर में कवर करूँगा फिर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, वेरिएबल टेंशन और साथ में हम कवर करेंगे उसमें बेटा जी सीडो फोर्स। ओके, तो दोनों चीज़ें अगले लेक्चर में इकट्ठे कवर हो जाएंगे, ठीक।